In this video, we will discuss and revise the chapter 3rd of class 12th chemistry, that is electrochemistry. So, hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So, around हमारा 5 to 6 मार्क्स का ये एग्जामिनेशन में चैप्टर आता है. चैप्टर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है. मेनली इस चैप्टर से हमारे जो न्यूमेरिकल आते हैं वो आते हैं हमारे लॉज आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के, और जो हमारा खारलोश लॉ आता है वहाँ से हमारा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है, और कुछ आती है हमारे इसमें से डेफिनेशन, या फिर आते हैं हमारे बैटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो हमारी प्राइमरी बैटरी है उनसे रिलेटेड हमारा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. सो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, साथ ही साथ इजी भी है, क्योंकि बेसिकली जो चैप्टर है जो नॉर्मली हमारा एक कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रोलाइसिस मींस इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे सेल्स और मतलब इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं उनसे ही सारा जो चैप्टर है ये रिलेटेड है. सो हम इस सिंगल वीडियो में इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करने वाले हैं, ताकि हमारे किसी भी टाइप्स के एग्जामिनेशन में, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन या फिर जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन है उसको हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएँ. सो लेट स्टार्ट द रिविजन. जो सबसे पहले टर्म आती है हमारी मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे चैप्टर का नेम भी हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो सबसे पहला उसका मीनिंग आता है. इसका मतलब होता है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी. मीन्स हमारी ऐसी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि हमारा इलेक्ट्रिकल और जो केमिकल एनर्जी है उनकी स्टडी को, उनकी जो रिलेशनशिप है उस स्टडी को करे, उसको हम बोलते हैं अपनी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे पहले आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस. इसका मतलब होता है केमिकल चेंजेस अकरिंग एट इलेक्ट्रोड्स व्हेन अ करंट पास थ्रू अ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. मींस हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि जिससे हमें अपना आसानी से इलेक्ट्रिसिटी है जो वो पास कर सकें. उसमें अगर हम इलेक्ट्रोड डालते हैं और उसमें करंट पास करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइसिस. नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. इसको हम डिनोट करते हैं अपना कैपिटल ई से. इसका सिंपल मतलब होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट. इसमें मतलब होता है जो हमारे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मींस वोल्टेज वाला डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और इलेक्ट्रोड का मतलब होता है हमारा जो हमारी मतलब एक तरीके से जिस चीज़ को हम डिप करके रखते हैं, एक तरह से रोड को डिप करके रखते हैं, उसको हम बोलते हैं अपनी इलेक्ट्रोड. और इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जो मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन होता है जिसमें जो सॉल्यूशन मिक्स करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइट. और उनके बीच के डिफरेंस को बोल देते हैं, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट पोटेंशियल. नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. ये भी हमारा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाता है और इससे जो न्यूमेरिकल है वो भी एग्जामिनेशन में आते हैं. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का मतलब होता है इट इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर fitted in same electrolyte or different electrolyte which are joined by a salt bridge. मीन्स हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक ऐसी सेल्स होती हैं जिसमें कि है जो हम दो इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, उनको डिप करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, या तो हम सेम इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं दोनों के लिए, या फिर हम डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं और उन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं एक सोल्ट ब्रिज से. वो हमारा बन जाता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जो कि हमारी होते हैं टू टाइप्स की. बेसिकली हमारे पास जो सेल्स होती हैं वो आती हैं, एक तो आती है हमारी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और एक आती है हमारी गैल्वेनिक सेल, जिसको हम बोल देते हैं वोल्टिक या फिर डैनियल सेल्स, मतलब इसके हमारे ये नाम होते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सिंपल मतलब होता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. उसमें क्या होगा, हमारी जो कैथोड होगी वो नेगेटिव होगी और जो एनोड होगी वो पॉजिटिव होगी. मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स होती हैं उनमें जो कैथोड होती है उसको नेगेटिव लेके चलते हैं और जो एनोड होती है उसको पॉजिटिव लेके चलते हैं. और उसमें जो प्रोसेस होता है मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी जो कन्वर्जन होता है वो हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल आती है हमारी गैल्वेनिक सेल. ये हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे रिलेटेड हमें आगे जो टॉपिक्स हैं उसको रीड करना है और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमारा मेनली आता है. इसमें क्या होता है कि जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. मीन्स ये हमारी जो सेल है ये मीन्स बेसिकली कन्वर्जन का काम करती है बिटवीन केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. और इसमें जो हमारा प्रोसेस होता है, ये वाला प्रोसेस, ये होता है हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ये जो हमारी गैल्वेनिक सेल होती है इससे रिलेटेड हमारे जैसे बहुत सारे क्वेश्चन आते होते हैं, तो उसके लिए सिर्फ हमको एक वर्ड याद रखना होगा, ये LOAN मीन्स लोन वर्ड याद रखना होगा. अगर ये वर्ड याद रहेगा गैल्वेनिक सेल के लिए तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी न्यूमेरिकल आएगा वो हम इजिली कर पाएंगे. जैसे LOAN, इसका मतलब होता है L का मतलब होता है लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन. मीन्स लेफ्ट साइड क्या होगा हमारा ऑक्सीडेशन, ये हमें याद रखना है, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन. AN का मतलब होता है एनोड इज नेगेटिव. मीन्स एनोड क्या होगी हमारी नेगेटिव होगी. तो सिर्फ हमें इतना याद रखना है, सारे क्वेश्चन हम आसानी से अपने आप अटेम्प्ट कर लेंगे.
तो यहाँ पर आ गया लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव। तो इससे हमें ये भी पता चल गया अगर लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन है तो राइट साइड क्या हो जाएगा, हमारा रिडक्शन हो जाएगा। और एनोड नेगेटिव है तो कैथोड क्या हो जाएगी, अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। सिंपल, ये वर्ड याद रखने से पूरा जो टॉपिक है वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ दीज सेल्स, मीन जो हमारी सेल आई है इसका जो प्रिंसिपल होता है वो किस तरह वर्क करता है। इट्स वर्क ऑन टू मेन रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मीन जो हमारी ये सेल होती है ये किस पर वर्क करती है, ये हमारे मेन रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मीन्स जो हमारा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और जो हमारा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टाइप प्रोसेस होते हैं, मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इन पर मेनली ये वर्क करती है। नेक्स्ट आता है अकर इन सेपरेट कंटेनर कॉल्ड हाफ सेल्स। मीन्स जो हमारे ये रिएक्शंस होती हैं, जो सेल ये रिएक्शन होती हैं ये हाफ सेल रिएक्शन होती है। मीन्स हाफ हाफ करके हमारी जो होती हैं पूरी होती हैं। नेक्स्ट आता है एनोड ऑक्सीडेशन कैथोड रिएक्शन। मीन्स जैसे हमने भी किया कि एनोड पर क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और जो कैथोड है उस पर क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो ये हमारे सेल होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो होता है हमारा एनोड टू कैथोड। मीन्स इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा एनोड टू कैथोड हो रहा है तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैथोड टू एनोड। मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा द नेट रिएक्शन इज द सम ऑफ टू हाफ रिएक्शन। जो हमारे गैल्वेनिक सेल्स में जो हमारी ये रिएक्शन होती है, जो हमारी टोटल रिएक्शन होती है नेट रिएक्शन, वो हमारा सम होती है हाफ रिएक्शन का। मीन्स एक तो हमारी एनोड पर रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, और एक कैथोड पर हो रहा है हमारा रिडक्शन। तो उन दोनों को सम करने के बाद जो हमारी नेट रिएक्शन आती है वो वैल्यू आती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ आ सेल। मीन्स जो हमारी गैल्वेनिक सेल है, हमारी डैनियल सेल और हमारी वोल्टिक सेल जो होती है, इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है वो कैसे होता है। मीन्स इसमें हम ये बनी कैसे होती है, तो जैसे हमारे डायग्राम में भी शो हो रहा है, सिंपली हमारी इस तरीके से बनी होती है। मीन्स दो हमारे पास रोड होती हैं जो कि होती है हमारी, जिसको हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड, और हमारे पास दो जार होते हैं जिसमें हम अपना सोल्यूशन डाल के रखते हैं। एक साइड होती है हमारी एनोड, एक साइड होता है हमारा कैथोड। और जो हमारी इलेक्ट्रोड होती हैं इनको हम ज्वाइन करते हैं अपना गैल्वेनोमीटर से, और एक यूज़ करते हैं हम अपना की को हम मतलब अपना जो ऑन ऑफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इन दोनों को बीच में जो हम कनेक्शन यूज़ करते हैं वो करते हैं हम सोल्ट ब्रिज का, जो कि हमारा बन जाता है हमारा KCl से या फिर KNO3 से नॉर्मली हमारा बन जाता है। एक साइड यूज़ करते हैं अपना Zn की रोड मीन्स जिंक की रोड, एक साइड यूज़ करते हैं Cu की रोड मीन्स कॉपर की रोड। तो एक साइड हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन और एक साइड हो जाता है हमारा रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन की जो दोनों प्रोसेस होते हैं, अगर हम दोनों का नेट निकालें तो आ जाते हैं हमारी जो टोटल नेट रिएक्शन होती है उसकी वजह से। और ये हमारा क्या प्रोवाइड करता है हमें, ये जो हमारी केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। बाकी इसके हमारे और ज़्यादा भी यूजेस होते हैं। मीन्स हम प्लेटिंग करने के लिए या फिर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है उसको हम प्लेटिंग करने के लिए और भी प्रोसेस के लिए यूज कर लेते हैं। सो नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट आता है फंक्शन ऑफ सोल्ट ब्रिज। मीन्स जैसे हमने बीच में सोल्ट ब्रिज लगाया होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। जैसे बेसिक और चीज़ें तो हमें पता है, इलेक्ट्रोड हमारी एक तरह से हमारे इसमें कनेक्शन का काम करती है, और जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन हमारा आयंस को मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास करने का काम करेगा। लेकिन जो हमारा सोल्ट ब्रिज है उसका काम क्या होता है, तो उसमें क्या होता है कंप्लीट द इनर सर्किट। मीन्स जो सोल्ट ब्रिज होता है वो एक तरीके से हमारा वर्क करता है कंप्लीट द इनर सर्किट, जो इनर सर्किट है उसको कंप्लीट करने में। और दूसरा ये काम करता है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बाय प्रोवाइडिंग अपोजिट आयंस। मीन्स अगर इसमें हमारे पॉजिटिव आयंस की जो डेंसिटी है वो बढ़ती चली जाती है बहुत ज़्यादा, तो हमारा जो सोल्ट ब्रिज है वो क्या है, नेगेटिव आयंस को प्रोवाइड कर देता है। और जो हमारी न्यूट्रलिटी है, मीन्स जो न्यूट्रल होने हैं, जो भी मतलब न्यूट्रलिटी होती है सोल्यूशन की, उसको एक तरह से मेंटेन कर लेता है। ये काम होता है हमारा सोल्ट ब्रिज का। नेक्स्ट आती है हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। मीन जैसे हमारे गैल्वेनिक सेल है, इसमें हमारे एनोड पर रिएक्शन हो रही है और कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो हम इसको मतलब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है एनोड एट LHS एंड कैथोड एट RHS। मीन जो एनोड होगी वो हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, और जो कैथोड होगी वो हम हमेशा लेंगे अपने राइट हैंड साइड। वही हमें रूल याद रखना है, LOAN मतलब लोन वर्ड याद रखने से हमारा जो सारा ये टॉपिक है आसानी से हम समझ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा वर्टिकल लाइन। मीन्स हमारी एक वर्टिकल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, इंडिकेट्स कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फेज। फेज होते हैं हमारे, इसमें टू तरह के हमारे फेज आते हैं। एक तो जैसे हमारे इलेक्ट्रोड है और एक हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या होंगे, हमारे आयंस होंगे, मीन्स जो हमारे आयोनाइज हो चुके होंगे। और एक जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो क्या होगी, हमारा एक मेटल होगा एक तरीके से। तो हमारा मेटल और जो आयन होंगे उनके बीच का हमें जो कॉन्टैक्ट है वो दिखाने के लिए हम यूज करते हैं अपना ये एक वर्टिकल लाइन। जैसे एनोड के जो एनोड पर होता है, एनोड पर यूज करते हैं हम अपना पहले मेटल का नाम लिखते हैं, फिर एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, फिर अपना आयन का नाम लिखते हैं। और कैथोड के लिए हम यूज करते हैं पहले आयन लिखते हैं, फिर अपना जो है वर्टिकल लाइन लगाते हैं, फिर मेटल लिखते हैं। ये हमारा एक तरह से रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब तरीका होता है। नेक्स्ट आता है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज जहां पर होगा उसके लिए हम अपना यूज करेंगे अपनी टू पैरेलल लाइंस।
मीन्स हमारी ये जो पैरेलल लाइंस होती है उसको हम यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल जो सबसे पहले आता है हमारा एनोड के लिए, मीन्स पहले मेटल आ गया फिर हमारा आयन होगा, बीच में हमारा क्या है सोल्ट ब्रिज। सोल्ट ब्रिज के लिए हमने क्या लगा दिया, 2 पैरेलल लाइंस लगा दी। और जो हमारा ये आ रहा है Cu प्लस 2 लाइन Cu, मीन्स हमारा ये आ गया कैथोड के लिए। और मीन्स जैसे हमने जो 2 कॉन्टैक्ट हैं जो मेटल्स और आयंस हैं उनके बीच का फेज भी दिखा दिया वर्टिकल लाइन शो करके, और बीच में पैरेलल लाइन लगा के हमने क्या दिखा दिया, अपना सोल्ट ब्रिज भी दिखा दिया। सो इस तरीके से हम अपना क्या कर लेते हैं, जो सोल्ट ब्रिज है उसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रही है मेटल और आयन की उसको भी हम अपना वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर अ गैस, मीन्स अपना जो गैस है उसको कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि गैस हमारा क्या होता है, एक इनर्ट मीडिया होता है। मीन्स इसमें क्या आता है, जैसे गैस के लिए हम यूज कर देते हैं अपना ब्रैकेट में हम स्मॉल जी लिख देते हैं, और जो एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके लिए हम ए क्यू हमारा अपना यूज कर लेते हैं, और बाकी हमारा जो वर्टिकल लाइन और जो पैरेलल लाइन है वो तो हम एज इट इज अपना यूज करते ही हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन फॉर आयंस, मीन्स जो हमारे आयंस होंगे इसमें हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सबसे पहले तो लिखेंगे हम अपना जो न्यूट्रल वाला होगा, फिर हम अपनी जो वर्टिकल लाइन है मीन्स जो कॉन्टैक्ट फेज है जो वर्टिकल लाइन है उसको हम क्या यूज करते हैं, एज अ इंडिकेटर यूज करते हैं कॉन्टैक्ट बिटवीन 2 फेज। तो जैसे हमारा सबसे पहले न्यूट्रल वाला आ गया, फिर आएगा हमारा जिसकी लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मीन्स जिसके पास ज़्यादा, मीन्स जिसने अभी कम आयंस लिए, कम इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो +2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा +3 वाला, मीन्स पहले आ गया हमारा Pt, फिर आ गया हमारा Fe+2, फिर वर्टिकल लाइन, फिर आ गया हमारा Fe+3। ऐसे ऐसे ही हमारा इसको हम अपना रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम अपना जो पैरेलल लाइन है बीच में सोल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं। फिर ऐसे ही हम हमारे पास जो कैथोड के साइड जो रिएक्शन हो रही है उसमें भी हम अपना यूज कर लेते हैं। जैसे पहले यूज कर लेते हैं MnO4 फिर अपना वर्टिकल लाइन लगाने के बाद यूज कर लेते हैं Mn+6, मीन्स पहले हमने अपना यूज कर लिया जो भी हमारा मेटल था, आयन था, जो सोल्यूशन था, फिर हमने अपना दिखा दिया अपना आयन। मीन्स सिंपली जो हमारे आयंस होते हैं, मीन्स जो सिंपली हमारे जो आयंस होते हैं उसको भी सिंपली हम अपना वर्टिकल लाइन और जो हमारी सोल्ट ब्रिज है उसको पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करके शो कर लेते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम डिनोट करते हैं ई नोट से। इसका मतलब होता है and at 25 degrees Celsius the potential difference between electrode and electrolyte is known as standard electrode potential when the concentration is 1 molarity and pressure is 1 atmospheric pressure। मीन्स हमारी ये वाली कंडीशन होती है, जैसे कंसंट्रेशन तो हमारी 1 m हो जाए, प्रेशर हो जाए हमारा 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर, और जो हमारा टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए। इस कंडीशन पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट उसको हम बोलते हैं अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये जो हमारा टॉपिक होता है यहाँ से बेसिकली आता है हमारा एग्जामिनेशन में एक न्यूमेरिकल। सो इसी टॉपिक से रिलेटेड आती है हमारी नेक्स्ट इक्वेशन जिसको हम बोलते हैं अपनी नर्नेस्ट इक्वेशन। ये क्या होता है, हमारा एक तरीके से रिलेशन होता है बिटवीन ई एंड ई नोट, मीन्स हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और जो एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उनके बीच का हमारा सिंपली एक रिलेशन होता है। ये इक्वेशन नर्नेस्ट इक्वेशन ये हमारी होती है E = E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n इंटू log बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। बेसिकली ये होती है हमारी जो नर्नेस्ट इक्वेशन होती है। इसको अगर हम और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं आ जाती है हमारी E मीन्स E का मतलब होता है हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, और E नोट का मतलब होता है हमारा जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। मीन्स E E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log C⁻C D⁻D अपॉन A⁻A एंड B⁻B। और इसमें जो हमारे जैसे ये आते हैं ABCD हमारे आ रहे हैं नंबर, और हमने इनको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इनका सिंपली मतलब होता है ये हमारी एक मोलर कंसंट्रेशन होती है, जो भी कंसंट्रेशन होती है उसको लिखते हैं हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट में। और जैसे अपर वाली साइड C एंड D हैं ये आते हैं हमारे जो एनोड की साइड होते हैं, और जो A एंड B ये आते हैं हमारे कैथोड की साइड वाले जो होते हैं। और जो इस इक्वेशन में हमारे n आता है, n का मतलब होता है हमारे जो नेट जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं उसका मतलब। यहाँ पर एक पॉइंट आता है एट इक्विलिब्रियम E सेल = 0, मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एट इक्विलिब्रियम वो जो होता है हमारा 0 होता है। इसको सिंपली हम जो ये हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की है इसको सिंपली हम समझते हैं अपने एग्जाम्पल से। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल आता है कैलकुलेट द EMF, मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन आता है कैलकुलेट द EMF ऑफ द फ्लोइंग सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस, में 25 डिग्री उसने सेल्सियस पहले ही दे दिया। तो यहाँ पर आता है Fe to Fe+2 उसकी जो कंसंट्रेशन है वो उसने कुछ वैल्यू दी है, मतलब 0.001 उसने दी हुई है। और H पॉजिटिव टू H मीन्स उसने हमको ये 2 सेपरेट रिएक्शन दे दी है।
और फिर उसने बताया कि जो हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 4Fe+2 टू F वो आता है हमारा माइनस का 0.44 वोल्ट, और जो H पॉजिटिव टू H2 हाइड्रोजन है वो आता है हमारा 0 वोल्ट आता है। मीन्स हाइड्रोजन का हमारा जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो तो हमारा 0 होता है। मीन्स ये वाली ये वैल्यू हमको मिलती है एग्जामिनेशन में, और हमें क्या निकालना होता है, हमें जो भी वो पूछेगा मीन्स कुछ भी बेसिकली तो वो नॉर्मली हमसे ईएमएफ ही पूछता है, बाकी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो हमें इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। जैसे इसका जो सॉल्यूशन होता है वो सिंपली हमें जैसे हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सिंपली हम बिल्कुल सिंपल अगर इसी मेथड से करते हैं तो सारे क्वेश्चन हमारे बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। इसी तरीके के एग्जामिनेशन में हमारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे हमने सबसे पहले जो हाफ रिएक्शन हुई है एनोड पर और कैथोड पर उनको सेपरेटली लिख लेना है। जैसे एनोड पर हुई है हमारी Fe मीन्स आयरन से हमारा क्या बना है Fe+2 मीन्स एक हमारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो चेंज होकर हमारा Fe+2 बन गया, वहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस हो गए। और कैथोड पर हमारी रिएक्शन हुई है H पॉजिटिव टू हाइड्रोजन। फिर हमको क्या करना होता है, फिर हमको दोनों इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। मींस जो हमारे इलेक्ट्रॉन हुए हैं वो दोनों इक्वेशन में इक्वेट हो जाएं, इसलिए हमको दोनों को बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे हमारे फर्स्ट इक्वेशन में क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम सेकंड वाली को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ओवरऑल रिएक्शन लिख लेते हैं। मींस इन दोनों को प्लस कर जैसे हमारी रिएक्शन आ जाती है ओवरऑल रिएक्शन प्लस करने के बाद हमारी आ जाती है। ये तो हमें जो क्वेश्चन है उसमें भी गिवन होगी ओवरऑल रिएक्शन, फिर भी हम इसको एक बार दोबारा रिपीट करके लिख देते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है हमें जो गिवन क्वांटिटीज होती हैं वो वाली हम लिख देते हैं। जैसे हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमें हमेशा गिवन ही होंगे, तो इनकी वैल्यू रखने के बाद हम निकालते हैं यहाँ पर EMF ऑफ द सेल मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर आ जाता है वही वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जैसे ये हमने ये लिखा था E=E0 -0.0591 अपॉन n इंटू log बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। तो यहाँ पर भी हमने वही यूज़ किया है। तो सारी सबकी वैल्यू रखने के बाद जैसे n की वैल्यू क्या आई है हमारी, मतलब किससे हमने मल्टीप्लाई है, मीन्स जो हमारे नेट इलेक्ट्रॉन है वो कितने चेंज हुए हैं 2, तो n की वैल्यू क्या रख दी हमने 2। और जो n की वैल्यू है हम n की वैल्यू हमेशा जब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के बाद ही हमारी n की वैल्यू हम उसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर जाता है हमारा log Fe+2 अपॉन H पॉजिटिव मीन्स एनोड अपॉन कैथोड लिखते हैं। और जैसे H पॉजिटिव का हमने किया हुआ है स्क्वायर हमने इसलिए किया हुआ है क्योंकि हमने जो एट कैथोड पर जो H वाली रिएक्शन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर भी हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सिंपली इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा EMF ऑफ द सेल, जिसकी जो वैल्यू आ जाएगी जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन होगा जो वैल्यू होगी वही हमारी वैल्यू आ जाती है। जैसे इसमें आती है हमारी EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.4104 वोल्ट। ये हमारी इक्वेशन की वैल्यू मतलब जो EMF होता है उसकी वैल्यू आ जाती है। इसी तरीके से हमारे एग्जामिनेशन में सिंपल ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं। सो नेक्स्ट आती है हमारी एक जनरल इक्वेशन मीन्स जैसी हमारी नर्नेस्ट इक्वेशन थी सिंपली न्यूमेरिकल में तो हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी ये कहाँ से आई है, तो ये आई है हमारी E=E0 -2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग एनोड अपॉन कैथोड। तो ये हमारी नॉर्मल इक्वेशन होती है। इसको सोल्व करने के बाद मीन्स हमारे जो R है T है स्टैंडर्ड वैल्यू रखने के बाद हमारा ये आता है 0.059। सिंपली हम कोई सी भी इक्वेशन को न्यूमेरिकल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें पता है जो हमारी F की वैल्यू होती है, जो NF लिखा हुआ है वहाँ पर F की वैल्यू होती है 96500 C एंड जो R की वैल्यू होती है वो तो हमें पता ही गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ये होती है हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी मीन्स जैसे हमने नर्नेस्ट इक्वेशन की है इसी से रिलेटेड हमारी एक इक्वेशन और आती है गिब्स फ्री एनर्जी। इसमें क्या होती है हम एक एनर्जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सिंपली इसका भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन आता है। जैसे अगर हमने नर्नेस्ट जो इक्वेशन है उसको समझ लिया और उसके जो क्वेश्चन कैसे करते हैं वो हमसे हो गए, मतलब हमने उसको कर लिया, तो जो गिब्स फ्री एनर्जी है EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हम आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। जैसे गिब्स फ्री एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा डेल्टा G = ΔG0 + RT log Kc। इसमें हमें क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, हमें कुछ की वैल्यू गिवन होती है और इसमें हमें कुछ किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। ऐसे ही हमारे फॉर्मूला आता है डेल्टा G का एक डायरेक्ट फॉर्मूला डेल्टा G = -NFE और डेल्टा G0 अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है तो हम डायरेक्टली डेल्टा G की वैल्यू निकाल सकते हैं। वहाँ पर अपनी N की वैल्यू रखकर और F की वैल्यू रखकर हम और अपना जो E है उसकी वैल्यू रखकर डेल्टा G की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक और फॉर्मूला आता है हमारा डेल्टा G0 = -2.303 RT log Kc। इसको भी यूज कर हम जो हमारा स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक EMF ओवर गैल्वेनिक सेल मींस हमारा जो गैल्वेनिक सेल है
उसकी अगर हमें ईएमएफ निकालनी है डायरेक्ट, तो हम कैसे निकालेंगे? मीन्स अगर हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है राइट साइड वाले के और जो लेफ्ट साइड वाले के, मीन्स एनोड और कैथोड वाले के, अगर वो हमारे पास हैं तो सिंपली हम निकाल लेते हैं ई नोट इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। मीन्स ई राइट, राइट वाले में से, कैथोड वाले में से एनोड वाले का अगर स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है? नेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब नेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास आ जाता है इस वाले फॉर्मूले से। और बाकी हमें ई नोट सेल का निकालने का फॉर्मूला तो हमें पता है 0.0591 अपॉन एन log Kc, मीन्स हमारी जो नॉनेस्ट इक्वेशन होती है वही हम उसको यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मीन्स एक टर्म आती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ अ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड गेट ऑक्सीडाइज। मीन्स हमारा जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उसका मतलब होता है किसी भी जो इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी होना इलेक्ट्रॉन को लूज करना और खुद को एक तरह से ऑक्सीडाइज कर लेना, उसको हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है हम उसको ई नोट से सिंपली उसको डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा है? टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और खुद को रिड्यूस करने की, उसको हम बोल देते हैं अपना रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको भी हम डिनोट करते हैं सिंपली ई नोट इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल। और जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है उनका एक सिंपल सा रिलेशन होता है। अगर हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है हम उसको इज इक्वल टू क्या होता है हमारा माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मीन्स उस सिंपली उसको माइनस का नेगेटिव साइन लगाने के बाद हम इनको आपस में एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। सिंपल अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता है, अगर उसमें नेगेटिव साइन लगा दे तो हमारा क्या बन जाएगा? रिडक्शन पोटेंशियल। तो नेक्स्ट आती है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये भी हमारा बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक है। इसका मतलब आता है टेबल इन विच द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड्स हैव बीन अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या फिर एक्टिविटी सीरीज। मीन्स हमारे पास एक ऐसी टेबल होती है जिसमें हम जितने भी हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं उनके जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, उस सीरीज को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट आती है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमने ये जो सीरीज बनाई है इसका कुछ तो फायदा होगा ही, तो इसकी एप्लीकेशन आती है। मीन्स ऐसे तो हम किसी चीज को अरेंज नहीं करेंगे, तो इसकी जो एप्लीकेशन आती है, सबसे पहले एप्लीकेशन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसकी वो आती है कंपेरिजन ऑफ रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। मींस हमारे जो इलेक्ट्रोड है वो किसकी कितनी रिड्यूसिंग पावर है, कितनी ऑक्सीडाइजिंग पावर है, स्ट्रेंथ कितनी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। जैसे रिड्यूसिंग पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। मींस जो रिड्यूसिंग पावर होती है किसी भी इलेक्ट्रोड की उसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी, जितनी जल्दी से वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा वो होगी हमारी उसकी रिड्यूसिंग पावर। नेक्स्ट आती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग किसी चीज की ऑक्सीडाइजिंग पावर कितनी ज्यादा है कम है वो कैसे पता लगाएंगे हम? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। मींस जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर। नेक्स्ट आता है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। मींस हम अगर हमें जैसे अभी हमने फॉर्मूला किया, अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता चल जाए एनोड और कैथोड वाले के, तो हम सिंपली उनको मतलब उनका दोनों का डिफरेंस निकालकर हम क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। नेक्स्ट आता है प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन। मींस हम जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन का सिंपल मतलब होता है जहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों चीज हो उस चीज को हम बोलते हैं अपना रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? फिजिबिलिटी निकाल सकते हैं। मींस हमारी जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस तरह की हमारी जो रिएक्शन है वो भी होगी। तो डेल्टा जी का फॉर्मूला होता है हमें पता है माइनस एन एफ ई। तो यहाँ पर ई की वैल्यू रखने के बाद हम डेल्टा जी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डेल्टा जी अगर हमारा नेगेटिव है तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो फिजिबल होगी, और जो डेल्टा जी है वो अगर पॉजिटिव आ जाए तो हमारी जो रिएक्शन होगी वो क्या होती है? हमारी नॉन फिजिबल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो एप्लीकेशन आती है वो आती है वेदर अ मेटल कैन इवोल्व हाइड्रोजन। मींस हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें जो हमारी जो वैल्यू आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन जो पोटेंशियल होते हैं उनकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि जो मेटल है वो हाइड्रोजन को इवोल्व करेगा या नहीं करेगा। इसमें क्या आता है, अगर हमारा जो ई नोट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर वो पॉजिटिव है तो वो कभी भी जो है जो इलेक्ट्रोड है जो भी हमारी चीज है वो क्या है कभी भी जो है हाइड्रोजन को इवोल्व नहीं करेगा। अगर हमारी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो हमेशा क्या करेगा? वो हाइड्रोजन को क्या है? इवोल्व करेगा। और ये जो हमारी सीरीज होती है जैसे हमने अभी किया कि जो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करके रखते हैं। तो हमारा इसमें सबसे स्टार्टिंग में
क्या होता है, रिड्यूसिंग सबसे ऊपर जो होता है वो सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो कम होती चली जाती है, और उसकी वजह से जो हमारा जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बढ़ती चली जाती है। मीन्स हमारा एक तरीके से अरेंजमेंट होता है। ऊपर होते हैं हमारे जो वैल्यूज होती हैं वो माइनस में होते हैं, मीन्स जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, वो नेगेटिव में होते हैं। नीचे नीचे जाते जाते हम वो हमारे पॉजिटिव हो जाते हैं। मीन्स जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारा इस तरीके से अरेंज होता है। नेक्स्ट आता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा जी, मीन्स गिव्स फ्री एनर्जी फॉर 2 और मोर हाफ सेल्स। मीन्स जैसे अभी हमने फॉर्मूला किया था डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, तो वो तो हम अपना सिंपल एक हमारी जो रिएक्शन हो रही है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हमें मोर देन 2 हाफ रिएक्शन मिली हुई है या ज़्यादा रिएक्शन आ गई हमारे पास, तो उसमें अगर हमें गिव्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो वहाँ पर हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सिंपल हम क्या है जो उनका न्यूमेरिकल सम कर देते हैं। जैसे डेल्टा जी 3 नोट इज इक्वल टू डेल्टा जी 1 प्लस डेल्टा जी 2 नोट। मीन्स हम सिंपली इंडिविजुअली निकालकर सम कर देते हैं। जैसे डेल्टा जी का हमें फॉर्मूला पता ही है, माइनस का एफ एन एफ ई, और एफ की वैल्यू हमें पता है 96500, ई की वैल्यू हमें गिवन होगी, या फिर हम ईएमएफ ऑफ द सेल की फॉर्मूले जो नर्नेस्ट इक्वेशन है उसके निकाल लेंगे। एन की वैल्यू भी हम वहीं से जो हम उनको इक्वेट करते हैं, मीन्स जो हमारी हाफ रिएक्शंस है उनको बैलेंस करते हैं, वहाँ से हमारी एन की वैल्यू आ जाती है। तो इसकी हेल्प से हम अपना डेल्टा जी की वैल्यू भी आसानी से सिंपली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है हमारा कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। कंडक्टेंस का सिंपल मतलब होता है हमारा कि जो हमारा करंट है वो कितनी आसानी से जो है वो कंडक्टर में से फ्लो करेगा, उसको हम बोलते हैं अपना कंडक्टेंस। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमें पता ही है कि जो हमारा V अपॉन I का जो रेशो होता है वो हमेशा हमारा किसके इक्वल होता है, R के इक्वल होता है। और जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है, एक नई टर्म आती है हमारी सेल कांस्टेंट, मींस जो G इज इक्वल टू L अपॉन A, मींस लेंथ ऑफ वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर जो होता है उसको जो उनका रेशो होता है उसको हम बोलते हैं अपना सेल का कांस्टेंट। यहाँ पर एक टर्म आती है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का भी मतलब सिंपली हमको पता है, जिसका मतलब होता है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस टू फ्लो ऑफ द करंट। मींस जो हमारा करंट फ्लो हो रहा है उसमें एक तरह से हमारा जो फ्रिक्शन का काम मान लो, या फिर एक तरह से जो रुकावट का काम करता है उसको हम बोलते हैं अपना रेजिस्टेंस, जो कि जिसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है हमारी जो लेंथ है वायर की उस पर, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उस पर हमारा मतलब एक तरह से डिपेंड करती है। जैसे लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी बड़ी लेंथ उतना ज़्यादा हमारा रेजिस्टेंस, और जो एरिया होता है उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस जितने मोटी हमारी वायर होगी उतना कम हमारा जो है रेजिस्टेंस होगा। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाकर हम इक्वल दे देते हैं, तो वहीं पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जो कि होता है हमारा रेजिस्टिविटी। और जो हमारी रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट हमें पता ही है क्या होती है, ओम। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए हमारा एक फॉर्मूला आ जाता है। और जो रो है, रो तो हमें पता ही है क्या है, हमारी रेजिस्टिविटी, या फिर हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं जो कि होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट आता है हमारा एक पॉइंट आता है, इफ द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर देन R इज इक्वल टू रो। मीन्स जैसे हमारा फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, अगर इसमें हम एल अपॉन ए की वैल्यू जो है L है और A है उसकी वैल्यू 1 1 रख दे, मीन्स लेंथ भी 1 मीटर हो जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, तो जो हमारा R है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो आ जाएगा हमारा रो के इक्वल। तो R है रो के इक्वल हो जाएगा, मीन्स स्पेशल जो टर्म बन जाएगी वो आ जाएगी हमारी रेजिस्टिविटी, जिसकी जो यूनिट आ जाएगी वो आ जाएगी ओम मीटर। नेक्स्ट आता है हमारा कंडक्टेंस। इसको हम डिनोट करते हैं अपना कैपिटल जी से। इसका मतलब होता है इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एज विद विच द करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स जो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का उसको हम बोल देते हैं अपना कंडक्टेंस, या फिर जो हमारा जितनी भी आसानी से हमारा जो मेजरमेंट है उसकी जो हमारी जितनी आसानी से जो है करंट फ्लो हो रहा है उस चीज को बोलते हैं अपना कंडक्टेंस, जिसकी जो वैल्यू होती है जी इज इक्वल टू 1/r। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, जिसकी जो यूनिट आती है वो आती है हमारी ओम इनवर्स, या फिर हम इसको बोल देते हैं मो, या फिर हम इसको बोलते हैं साइमंस। नेक्स्ट एक इसी से रिलेटेड टर्म आती है, वो आती है हमारी कंडक्टिविटी। इसका डिनोट करते हैं हम के से। इसका भी सिंपल हमारा मतलब यही होता है, जैसे इट इज अ कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एज अ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। मीन्स जैसे हमारा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस आता था कंडक्टेंस, ऐसे ही हमारा जो रेजिस्टिविटी है उसका जो रेसिप्रोकल आता है वो आता है हमारा कंडक्टिविटी। और ये भी हमारा क्या होता है, एक तरह से मीन्स हमारा एक तरह से ये मेजरमेंट होती है एज फाइंड करने के लिए कितनी आसानी से हमारा करंट फ्लो होगा। लेकिन इसमें एक सिंपल सी कंडीशन ऐड हो जाती है कि जो हमारा लेंथ है वायर की वो 1 सेंटीमीटर होगी, और जो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको हम बोल देते हैं अपना कंडक्टिविटी। डिनोट करते हैं हम इसको कैपिटल के से, जिसका आता है
K इज इक्वल टू 1/ρ। और जो उसकी यूनिट बनती है वही जैसे हमारी जो रेजिस्टिविटी की सिंपल जो यूनिट होती है उसका ही हम इन्वर्स कर देते हैं, जो कि हमारी यूनिट आती है हमारी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर हमारा जो साइमन है उसका इनवर्स जो क्या होती है हमारी जो हमारा कंडक्टिविटी होती है। नेक्स्ट एक हमारा रिलेशन आता है बिटवीन कंडक्टेंस कंडक्टिविटी और जो हमने स्टार्टिंग में भी किया था अपना सेल कांस्टेंट। ये हमारा न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा जो ये रिलेशन है हेल्प करेगा। जैसे K इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, तो K का मतलब है हमारा कंडक्टिविटी, G का मतलब हमारा कंडक्टेंस और G स्टार का मतलब आता है हमारा कांस्टेंट। इसमें से हमें कभी कभी K या फिर G या G डैश की वैल्यू कभी कभी निकालनी पड़ जाती है, तो ये वाला रिलेशन भी हमें याद होना चाहिए। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। मींस हमारे दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक तो हमारा मेटल होता है, मेटल तो हमें पता है सिंपली करंट को फ्लो करा देता है। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक मींस हमारा एक तरीके से सॉल्यूशन होता है जिसमें हमारे जो आयंस होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो इनका जो कंडक्टेंस होता है मींस जो इनमें करंट फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है उसको हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले आता है हमारा मेटेलिक वाला कंडक्टेंस, जो इसमें करंट फ्लो होता है वो हमेशा होता है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मींस जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका डायरेक्ट फ्लो होता है, उसकी वजह से जो है हमारा मेटेलिक में करंट फ्लो होता है। नेक्स्ट आता है डिपेंड्स अपॉन, मींस जो मेटेलिक में करंट होता है वो डिपेंड करता है हमारा एक तो नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, की हमारा जो मेटल है उसका नेचर है और स्ट्रक्चर किस तरीके का, मींस जो उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कितनी आसानी से या किस तरीके से हो रहा है उस पर हमारा जो करंट का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस जो हमारा मेटल है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस पर भी हमारा जो करंट का फ्लो है वो डिपेंड करेगा। मींस ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा करंट भी फ्लो होगा। नेक्स्ट आता है जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/टेम्परेचर। मींस जो मेटेलिक होते हैं, मेटेलिक वाले जो उनका कंडक्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। मींस जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो हमारा कंडक्टेंस है वो कम होता चले जाएगा फॉर मेटेलिक। नेक्स्ट आता है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक, मींस इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले इसमें ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, मींस जैसे मेटल्स में किसकी वजह से हो रहा था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इसमें क्या होगा आयंस के मूवमेंट की वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जो है करंट फ्लो करेगा। इसमें हमारा जो करंट का फ्लो होता है वो डिपेंड करता है सबसे पहले नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका क्या नेचर है, मींस उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट साइज ऑफ आयंस, आयंस का क्या साइज है उस पर भी हमारा करंट का फ्लो डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मींस जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, हाई डाइल्यूट है वो कंसंट्रेट है, उस पर भी जो हमारा फ्लो ऑफ करंट है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक आने वाला है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंडक्टेंस, मींस जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है या फिर मतलब उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो किस तरीके से मतलब चेंज होता है, तो उसको हम अपना वहां पर सिंपली करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है जो फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मींस जो हमारा कंडक्टेंस होता है फ्लो ऑफ करंट वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, मींस प्रोडक्शन ऑफ मोर आयंस, क्योंकि जैसे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वहां पर हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जो हमारे आयंस है वो भी तेजी से मूव करेंगे, मींस और ज़्यादा भी और जो हमारे आयंस है वो उनकी जो मींस जो उनका नंबर है वो भी हमारा बढ़ जाएगा, आयंस भी हमारे बढ़ जाएंगे, उनकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, तो जो हमारा करंट है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में भी हमारा तेज चलने लगेगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कंडक्टेंस। जैसे कंडक्टेंस तो हमने अभी किया है, मींस जो हमारा कैपिटल जी होता था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इससे रिलेटेड हमारे टू टाइप्स के कंडक्टेंस आते हैं। जैसे सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसका मतलब होता है द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, मींस हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन है इलेक्ट्रोलाइट का, तो उससे हमारा कितना कंडक्टेंस हमारा बनेगा, तो उसको हम बोल देते हैं अपना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसकी जो वैल्यू होती है वो होती है लैम्डा ई इज इक्वल टू के इंटू 1000/n। जैसे K आ जाता है हमारा कंडक्टिविटी और N का मतलब आ जाता है हमारा जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंडक्टेंस आता है हमारा मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से, मींस जो m है वो हमारा सबस्क्रिप्ट में होता है। इसका मतलब होता है द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ मोल और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस, मींस हमारा कंडक्टेंस प्रोड्यूस होना सभी आयंस से, हमारे पास 1 ग्राम मोल का सॉल्यूशन था इलेक्ट्रोलाइट का, उसमें जितने भी आयंस थे वो जितना भी कंडक्टेंस बनाएंगे उस सबको एक सिंपल फॉर्म में हम बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा m से, जिसकी जो वैल्यू होती है लैम्डा m इज इक्वल टू k इंटू 1000/m। इसमें जो k है वही हमारा कंडक्टिविटी और जो m है हमारा मतलब हमारा जो मोल कितने हमारे मोल हमने यूज किए हैं, इसकी जो यूनिट आती है वो आती है हमारी साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। नेक्स्ट है हमारे कुछ नोट पॉइंट आते हैं हमारे जो मतलब हमने जो भी कंडक्टेंस जो टॉपिक किया है कंडक्टेंस कंडक्टिविटी उनसे रिलेटेड, जो कि आते हैं ऑन डाइल्यूशन K एंड G डिक्रीज बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, मींस अगर हम जो हमारे वैल्यू है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की अगर जो इलेक्ट्रोलाइट में है जिस सॉल्यूशन में अगर उसका डाइल्यूशन कर दे, मींस उसमें और ज़्यादा वाटर या फिर कुछ उसको डाइल्यूट कर दे, तो जहाँ वहाँ पर जो हमारी
जो हमारी कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी की वैल्यू है उसके लिए वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो हमारा नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मींस लैम्डा एम एंड लैम्डा ई ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज मींस जो हमारा डिसोसिएशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। मींस जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर उसमें हम अपना डाइल्यूशन कर दे तो वहाँ पर जो हमारा मोलर कंडक्टेंस और जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या है, बढ़ जाती है। सो नेक्स्ट आता है हमारा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन मींस जैसे हमने अभी शॉर्ट में डिस्कस किया, इसको हम अपना करते हैं अपना डीपली डिस्कस। जैसे हमने अभी कंडक्टेंस टू टाइप्स के हैं ये तो पता चल गया हमें, इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टेंस। तो ये जो कंडक्टिविटी और जो मोलर कंडक्टिविटी आते हैं हमारे दो टाइप्स के, एक तो कंडक्टिविटी सिंपल वाली और मोलर कंडक्टिविटी मीन्स जहाँ पर हम अपना 1 ग्राम मोल यूज करते हैं। तो ये हमारा जो कंसंट्रेशन होता है मीन्स कंसंट्रेट है, डाइल्यूट है या फिर कुछ और ऐड कर दिया, उस पर किस तरीके से वेरिएट करते हैं। तो सबसे पहले आता है इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी मींस जो कंडक्टिविटी है उस पर डाइल्यूशन या फिर जो कंसंट्रेशन है उसका क्या फर्क पड़ता है। तो विद डाइल्यूशन द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम इन डिक्रीज सो दैट के डिक्रीज अपॉन डाइल्यूशन मींस क्या होता है अगर हम जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है उसका डाइल्यूशन कर दें तो जो हमारे नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाएंगे। मीन्स जैसे हमने डाइल्यूशन किया तो हमारा जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो पर यूनिट जो आयंस हैं वो भी कम हो गए, तो वहाँ पर जो हमारी के की वैल्यू होती है मीन्स जो कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी मीन्स जो डाइल्यूशन का इफेक्ट है वो मोलर कंडक्टिविटी पे क्या होता है, इसका होता है विद डाइल्यूशन वी इंक्रीज सो डेट लैम्डा एम इंक्रीजेज मीन्स हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करते हैं, जैसे अगर हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वी अगर बढ़ रहा है तो वी क्या क्या हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है इस फॉर्मूले से वी के। तो वी अगर बढ़ रहा है तो जो हमारा लैम्डा एम है मींस मोलर कंडक्टिविटी वो भी क्या है, बढ़ेगा। सो नेक्स्ट आता है हमारा इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन मींस स्ट्रेंथ मींस जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी होता है ये क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है उस चीज पर भी डिपेंड करता है। जैसे फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट द आयंस आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड बट द इंटर आयोनिक फोर्सेज आर एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज सो आयोनिक मोबिलिटी इंक्रीज इन दैट वे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स जो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं अगर उनमें डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं तो उनमें डाइल्यूशन जो मतलब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो वो अपने आप को पहले से ही जो है कंप्लीटली आयोनाइज करके रखता है, लेकिन डाइल्यूशन करने के बाद क्या होता है जो इंटर आयनिक फोर्सेज होता है वो वीक पड़ जाता है। उसकी वजह से जो आयनिक की मोबिलिटी होती है मीन्स जो आयनिक पहले मूव भी नहीं कर पा रहे थे अब वो भी मूव कर लेते हैं, उसकी वजह से जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ये होता है हमारा 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के। नेक्स्ट आता है हमारा एक पॉइंट आता है जिसके जो आता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी। इसका मतलब होता है व्हेन द इंटर आयनिक फोर्सेस बिकम नेग्लिजिबल देन इंक्रीज इन डाइल्यूशन इज नॉट शोन एनी चेंज इन कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स जैसे हम डाइल्यूशन कर रहे हैं इसमें तो कुछ टाइम पर जाने के बाद जैसे आयोनाइज तो पूरी तरह हो चुका है हमारा जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, वहाँ पर क्या होता है आयोनाइज होने के बाद जो इंटर आयनिक फोर्सेज है वो भी वीक पड़ने लगती है, लेकिन कुछ टाइम पर जाने के बाद वो इतनी वीक पड़ जाती है कि अगर हम डाइल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर जो हमारा जो डाइल्यूशन पर बढ़ाने से फर्क पड़ रहा है उस पर उसकी जो मतलब डाइल्यूशन करने पर जो भी मोलर कंडक्टिविटी पर फर्क पड़ रहा है वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। और वहाँ पर क्या आ जाता है हमारे जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं उसकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। जिस पॉइंट पर हम डाइल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उस चीज को हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा नॉट एम से। और इसी से रिलेटेड आती है हमारी डी बाय हगल इक्वेशन जो कि होती है हमारी लैम्डा सी एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। इसका मतलब होता है कि जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट अ कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए अंडर रूट सी। और इसमें ए होता है, ए का मतलब होता है हमारा कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। ए मतलब हमारा एक तरह से कांस्टेंट होता है जो कि डिपेंड करता है हमारा नेचर और सॉल्वेंट से। और सी का मतलब होता है हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मींस किस कंसंट्रेशन पे हम जो है इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो होती है हमारी वैल्यू सी।
अब जो ये हमारा ए आया है, ए का मतलब होता है वैल्यू ऑफ ए ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस्ड ऑन अ डाइल्यूशन। मींस जैसे हमारे जो ए की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है हमारी मेनली जो हमारा डाइल्यूशन होगा उसमें कितने आयंस जो है प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमारा KCl और CaCl3 होता है, इसमें क्या होता है 1 आयन और 2 आयन से प्रोड्यूस होते हैं। मींस जो ए कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो इस तरह के डिपेंड पर पड़ती है। सम टाइप्स हैव सेम वैल्यू ऑफ ए, मींस जो सेम टाइप्स के हमारे जो कंपाउंड होते हैं उनकी जो है वैल्यू भी सेम होती है। मींस जैसे Na2SO4 और इससे रिलेटेड जो भी इसके जैसा हमारा जो भी कंपाउंड होगा उसकी भी जो हमारी जिसके लिए जो वैल्यू ए की इसके लिए होगी वही वैल्यू ए उसके लिए होगी। नेक्स्ट एक हमारा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी से रिलेटेड एक ग्राफ आता है जिसमें एक तरफ हम लेते हैं मोलर कंडक्टिविटी और एक साइड आती है हमारी √C मींस हमारा मोलर कंसंट्रेशन। इसमें हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे हमारा यहाँ से ग्राफ जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे नीचे जाता है तो ये कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ आता है ऑन डाइल्यूशन। मींस डाइल्यूशन हम कर रहे हैं तो हमारा जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है हमारा ऐसी ऐसी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो भी कम हो रही है। मींस हमारा ये एक तरह से रिलेशन आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा कुछ यहाँ पर हमने डॉट से हमने इसको ज्वाइन किया हुआ है, मीन्स हमने इसको एक्स्ट्रापोलेशन किया है, मीन्स थोड़ा आगे तक उसको मतलब प्लॉट किया है। तो इस पॉइंट से लेके मीन्स जो वाई एक्सिस पर जहाँ पर ये टच करता है यहाँ पॉइंट से लेके ओरिजिन पॉइंट तक जो हमारा बीच में ये डिस्टेंस आता है ये प्लॉट आता है, इसको हम बोलते हैं अपना लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मीन्स the intercept of the plot along y-axis is limiting value of molar conductivity and the slope equal to -a। और जो उसमें स्लोप आता है वो आता है हमारा -a के इक्वल, जो कि जैसे इक्वेशन में हमारा a है वो, तो अगर हम उसको न्यूमेरिकली मतलब या फिर ग्राफिकली सोल्व करें तो ये जो हमारा स्लोप आता है ये आता है इसके -a के इक्वल। हैव सेम वैल्यू फॉर सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स जो हमारे a की वैल्यू होती है वो सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए सेम वैल्यू होती है। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, मीन्स अगर डाइल्यूशन करें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो हमारा जो मोलर कंडक्टिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, मीन्स कैसे वो वेरिएट करती है। तो उसमें आता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन एंड हैंस नंबर ऑफ आयंस एंड मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज। इसमें क्या होता है हमारा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है अगर उसमें डाइल्यूशन करें तो वहाँ पर क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मीन्स इधर उधर जाने की जो डिग्री है, मीन्स इधर उधर जाने की जो स्ट्रेंथ है आयंस की वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से जो मोबिलिटी है और नंबर ऑफ आयंस है वो भी बढ़ जाते हैं हमारे। सो जो हमारा मोलर कंडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाएगी। इसमें भी हमारा कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, मीन्स मोलर कंडक्टिविटी और √C के बीच में ग्राफ आता है। वो आता है हमारा एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक दूसरे के, तो हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ आता है। यहाँ से जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अल्फा = λm/λ0m, मीन्स हमारा मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इसका एक हमारा फॉर्मूला आता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे हमारा जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आता है उसको तो हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्लॉट कर कर एक इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं जो कि हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ हमारा मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इसमें हमारा जो ये ग्राफ आ रहा है, मीन्स जो हमारी ये लाइनिंग आ रही है टाइप ऑफ ग्राफ, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा प्लॉट कर कर मीन्स कुछ खास वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर क्या होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय indirect method known as Corlash law. It cannot be determined by extrapolation, मीन्स हम ग्राफ से इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। जैसे हमने पहले वाले में क्या किया था उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट कर दिया था और वहाँ पर जो हमारा स्लोप आ गया था और यहाँ पर जो वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस आ गया था वो हमारे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी निकाल लिया था। लेकिन इसमें हम एक्स्ट्रा ऐसा कुछ नहीं कर सकते, तो हम एक इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं जो कि होता है हमारा खोरलाश लॉ। नेक्स्ट हमारा यही टॉपिक आता है खोरलाश लॉ। इसका मतलब होता है द खोरलाश लॉ, जो हमारे साइंटिस्ट है खोरलाश उन्होंने ऑब्जर्व किया था दैट डिफरेंस ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन कैटायन वाज ऑलमोस्ट सेम। मीन्स जो हमारे डिफरेंट पेयर हैं इलेक्ट्रोलाइट के उनके जो बीच का जो डिफरेंस आता है उनकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का, अगर उनमें कैटायंस और एनायंस सेम हो तो वो भी हमारा ऑलमोस्ट सेम आता है। जैसे हमारा KBr और KCl का जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी का डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा 2.06 आता है। और ऐसे ही हम अगर K की जगह NaBr ले ले और KCl की जगह हम NaCl ले ले तो उनकी भी जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी के बीच का जो डिफरेंस आता है वो भी हमारा 2.06 आता है। ये हमारे साइंटिस्ट ने बताया था, खोरलाश साइंटिस्ट ने। इससे रिलेटेड हमारा उन्होंने एक लॉ दिया था जो कि होता है ईच आयन मेक्स अ डेफिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी इररेस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ अदर आयंस। मीन्स हमारा जो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में जितने भी आयंस होते हैं वो हर एक वैल्यू क्या मतलब अपना जो कुछ डेफिनेट वैल्यू क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारी टोटल वैल्यू ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी होती है उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यही होता है हमारा खोरलाश लॉ।
नेक्स्ट जो टर्म आती है मतलब टॉपिक आता है वो आता है हमारा मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। इसका सिंपल मतलब होता है द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन टुवर्ड्स द टोटल लैम्डा नोट एम। मीन्स जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होता है आयन का टुवर्ड्स द लैम्डा नोट एम मीन्स टुवर्ड्स द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी, उसको हम बोल देते हैं उसकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें जितने भी हमें पता है जितने भी हमारे एनायंस कैटायंस प्रेजेंट होते हैं मींस आयंस जितने भी प्रेजेंट होते हैं सबका अपना अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। तो उसमें क्या आता है द सम ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज गिवन बाय ax by इज इक्वल टू एक्स ए की पावर प्लस वाई बी माइनस एक्स। मीन्स जैसे अकॉर्डिंग टू खोरलाश लॉ हमें पता है कि जितने भी आयंस होते हैं वो कुछ ना कुछ जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारा जैसे ये एक हमारा इलेक्ट्रोलाइट आता है तो जैसे ही डिसोशिएट करता है तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारा डिसोशिएट करता है। मीन्स अगर हमारा AX/BY की फॉर्म में अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका एक फॉर्मूला यूनिट जो है वो बनती है हमारी XA प्लस वाई बी माइनस एक्स। मीन्स हम इसको सेपरेट करके इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर हमें निकालनी है सबकी मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज तो हम सिंपली क्या है जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर आयनिक कंडक्टिविटी है उसको इंडिविजुअली सबसे अब सबकी उनकी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे हमारा एक नई इक्वेशन सी आ जाती है ये, इससे हम निकाल लेते हैं अपनी मोलर आयनिक कंडक्टिविटी। नेक्स्ट आती है हमारी एप्लीकेशन ऑफ थॉरलाश लॉ। ये होती है हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्योंकि एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आ जाता है। इसमें हमारी 3 एप्लीकेशंस आती है मेनली। सबसे पहले आती है डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मीन्स हमारा जो अगर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है अगर उसमें हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दे तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू कैसे आएगी। तो उसको हम सोल्व करते हैं बाय सोल्विंग द इक्वेशन। मीन्स जैसे अभी हमारी ये हमने मोलर आयनिक कंडक्टिविटी की ये इक्वेशन की थी, ये हमारी 2-3 इक्वेशन को सोल्व करने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम जैसे हमने अभी किया लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है हमारा मींस अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपॉन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इन दोनों का रेशियो निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट आता है डिस्टेंस कांस्टेंट मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है के से हम डिनोट करते हैं K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। यहाँ पर हम C और अल्फा की वैल्यू रखने के बाद क्या निकाल सकते हैं अपना डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट आता है सोल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। मीन्स जो हमारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो स्पेरिंगली मीन्स सोल्यूबल होते हैं हमारे जो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है तो उसकी भी सोल्यूबिलिटी हम सिंपली निकाल सकते हैं। जैसे हमारा एक फॉर्मूला आता है लैम्डा नोट एम इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन एम। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया जिसमें K हमें पता है कंडक्टिविटी हो गया और जो हमारा M है M होगी हमारी कंसंट्रेशन। तो यहाँ से हम अगर सोल्यूबिलिटी हमें निकालनी है तो हम यूज करते हैं सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू K इंटू 1000 अपॉन लैम्डा नोट। मीन्स हमारा K इंटू 1000 अपॉन जो हमारा लैम्डा नोट है उसका मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं सोल्यूबिलिटी ऑफ अ सोल्यूबल स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स। और एक पॉइंट आता है यहाँ पर द सेल कांस्टेंट रिमेन सेम फॉर द सेम कंडक्टिंग सेल। मीन जो हमारा सेल कांस्टेंट होता है जो हमने एक अभी जो रेशो किया था जो मतलब होता है G डैश इज इक्वल टू L अपॉन A, वो क्या होता है हमारा जो कंडक्टिंग सेल होता है सेम कंडक्टिंग सेल के लिए हर किसी के लिए हमारा सेम होता है। इसकी हमारी जो नीड होगी वो होती है हमारी न्यूमेरिकल्स में। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब होता है मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का मतलब होता है इन दिस सेल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज इज यूज टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन। मींस हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी मींस इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं टू ब्रिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्यूरिफाई द मेटल्स। मींस ये जो हमारा प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स का ये बेसिकली हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है टू प्यूरिफाई द मेटल्स। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मींस जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे फैराडे गिव्स 2 लॉज। मींस जो हमारा साइंटिस्ट हैं फैराडे उन्होंने हमारे 2 लॉज दिए थे और ये जो लॉज होते हैं एग्जामिनेशन में हमारे डायरेक्ट आ भी जाते हैं। मीन्स इनकी जो उनकी स्टेटमेंट्स है वो और जो उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है एग्जामिनेशन के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे ये इंपॉर्टेंट है। जैसे आता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें क्या कहा इसका स्टेटमेंट है द मास ऑफ अ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास्ड। मीन्स हमारा जो भी मास डिपॉजिटेड हुआ है या लिबरेट हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड से निकला है या फिर उस पर आया है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा जितना भी चार्ज उसमें जो है पास्ट किया जाता है। मीन्स जो हमारा W होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। मीन्स हमारा जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा चार्ज के। और ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए हम देते हैं अपना एक कॉन्स्टेंट जो कि होता है हमारा Z। तो मीन्स W इज इक्वल टू ZQ और Q हमें पता है चार्ज क्या होता है हमारा IT। मीन्स हमारा जो
मीन्स करंट इंटू टाइम। तो W इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी, ये एक हमारा फॉर्मूला बन जाता है। और इसमें जो Z आता है, Z का मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और जो Z की वैल्यू आती है वो आती है हम जो भी जिसके लिए जिस भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं। Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, इस वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं अपनी Z की वैल्यू। और जो इक्विवेलेंट वेट का हो जो फॉर्मूला होता है किसी भी चीज़ का निकालने के लिए, वैसे तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है इक्विवेलेंट वेट या फिर हमें मैक्सिमम चीज़ों का याद भी होता है, लेकिन अगर हमें मोलर मास दिया हुआ है और वैलेंसी दी हुई है तो हम वहाँ से इक्विवेलेंट वेट भी निकाल सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी, ये इसका करने के बाद हम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं अपनी Z की वैल्यू, और Z की वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं द मास, मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास थ्रू द डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स कनेक्टेड इन सीरीज, द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। मीन्स अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर हम उन सबको सीरीज में कनेक्ट कर दें और उन पर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज को उनमें पास करें, तो वहाँ पर क्या होता है जितना भी मास हमारा सब्सटेंस का जो है वो जितने भी इलेक्ट्रोड्स हैं हमारी उन पर डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके इक्विवेलेंट मास पर। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोड है उनका जो भी इक्विवेलेंट मास होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा। मीन्स W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। W डिनोट करता है हमारा मास को, मीन्स हमारा मास, और E करता है हमारा जो इक्विवेलेंट वेट होता है हमारा इक्विवेलेंट मास, उस चीज़ को हमारा डिनोट करता है। ये हम न्यूमेरिकल में भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस। इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन एक्सटर्नल सोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स हमारे पास भी कोई एक मतलब एक्सटर्नल सोर्स है, हमें जो है एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी अगर किसी चीज़ में पास करें वहाँ पर कोई केमिकल चेंज हो तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे हमारा 2NaCl है, अगर उसमें अपना इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वहाँ पर हमारे जिसके अलग अलग आयंस बन जाते हैं, जो कि बन जाते हैं हमारा Na+Cl2, तो हमारे अलग अलग आयंस बन रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एक केमिकल चेंज हो रहा है, तो इस चीज को हम बोलते हैं अपना इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स अगर हम किसी चीज के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहां पर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो ये करता है हमारा डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और जो इलेक्ट्रोड है उस चीज पर हमारा डिपेंड करता है कि हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा। डिस्चार्ज टेंडेंसी ऑफ आयंस डिपेंड अपॉन, मीन्स जो हमारे आयंस होते हैं उनकी डिस्चार्ज टेंडेंसी मतलब पहले कौन डिस्चार्ज होगा वो डिपेंड करती है एक तो रिड्यूसिंग पोटेंशियल पर, मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रोड है उनका रिड्यूसिंग पोटेंशियल कितना है। सेकंड मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट हमने मीन्स जो सॉल्यूशन यूज़ किया है वो किस तरह का मटेरियल है, इस चीज़ पर जो हमारा डिस्चार्ज टेंडेंसी है आयंस की वो डिपेंड करती है। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ लॉज ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स अगर हम कहीं पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं किसी भी जो हमारा कंपाउंड है या फिर हमारा जो कोई इलेक्ट्रोलाइट है इलेक्ट्रोड है वहाँ पर हमारे किस तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमारे इसमें कुछ रूल्स आते हैं। सिंपली उनको अगर हम लर्न मतलब समझ लेते हैं तो हम आसानी से हम बता सकते हैं कि हमारे पास अगर NaCl है तो हमारा जो है प्रोडक्ट क्या बनेगा, अगर हमारे पास वाटर प्लस एसिड का कोई सोल्यूशन है तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा। ये आते हैं हमारे कुछ रूल्स, और हमारे इसके दो मेथड होते हैं निकालने के लिए, मींस प्रोडक्ट क्या बनेगा। एक तो अगर हम इन रूल को समझ लेते हैं तो हम देख के इक्वेशन को देख के बता सकते हैं कि हमारा क्या है प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेकंड आते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में, मींस अगर हमारा ये वाला एनायन या कटायन यहाँ पर कैथोड पर या तो एनोड पर है तो हमारा किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम करेंगे अपने चैप्टर की जो ये वीडियो होगी उसके लास्ट में। पहले हम करते हैं अपने रूल्स को, रूल्स से कर लो या फिर आप मतलब डायरेक्ट याद कर लो, दोनों सेम मेथड है, मींस दोनों से जो है क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। जैसे सबसे पहला आता है इन मोल्टन स्टेट, अगर जो हमारा मीन्स जो चेंज हो रहा है वो मोल्टन स्टेट में हो रहा है तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस आर एक्चुअली द सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स अगर हमारी मोल्टन स्टेट है वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो वही होगा हमारा, जो कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट को मतलब डिसोशिएट एक तरीके से अलग अलग करने पर आ रहा है। जैसे NaCl को अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पर हमारा Na और Cl आ जाता है, तो ये आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट आता है हमारा इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में क्या होगा, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करें तो वहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनेंगे। इसमें होता है प्रोडक्ट में और मे नॉट बी इक्वल टू द सब्सटेंस बिकॉज H2O इज ऑल्सो आयोनाइज्ड, देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन कॉमन आयंस टू डिस्चार्ज। मीन्स जैसे मोल्टन स्टेट में तो क्या हो रहा था, हमारे पास जो भी बन रहे थे जो हमारा NaCl था तो NaCl बन गए, लेकिन अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वहाँ पर कंपटीशन बन जाता है। जो हमारे मान लो NaCl है उसमें H2O भी आ गया, अगर हम उसको एक्वस सॉल्यूशन में ले लें तो वहाँ पर जो H2O के भी जो हमारे आयंस बनते हैं उसमें आपस में कंपटीशन हो जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट वाले के आयंस में और H2O के आयंस में कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा।
तो यहाँ पर इससे रिलेटेड आते हैं हमारे पॉइंट, जैसे कटायंस हैव हाई रिडक्शन पोटेंशियल आर डिस्चार्ज फर्स्ट। मीन्स जो हमारे कटायंस होते हैं पॉजिटिव वाले आयंस, अगर वो उनका उनमें से जो हमारे मान लो दो कटायंस बने हैं हमारे, तो उनमें से जिसका भी हाई रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डिस्चार्ज फर्स्ट होगा, और वही क्या हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। और एनायंस के केस में क्या होगा, जिसका भी हमारी लोअर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो क्या होगा, वो पहले डिस्चार्ज होगा और वो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर। मीन्स अगर वाटर प्लस एसिड हो तो वहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा H2+O2। सो ये आते हैं हमारे कुछ रूल्स जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा क्या प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट आती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बैटरीज। मीन्स इस चैप्टर का एक तरीके से बोल सकते हैं सेकंड पार्ट। बैटरीज हमारी बहुत टाइप की होती है, एक तो होती है हमारी प्राइमरी बैटरी, एक मरकरी सेल, और एक होती है सेकेंडरी बैटरी, एक होती है फ्यूल सेल्स। इनको हम सिंपली क्या करना होता है, इसमें डायरेक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्राइमरी सेल्स, व्हाट इज ड्राई सेल्स, और मतलब इसकी जो इक्वेशन है वो लिखकर, मीन्स जो रिएक्शन हो रही है इनमें एनोड पर और कैथोड पर, वो इक्वेशन लिखनी है। हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे डायरेक्ट एग्जाम में आता है। इसमें हमें कुछ नहीं, सिंपल इसको याद ही करना होता है, इसमें हमारा कोई और मेथड नहीं होता है। सो जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा प्राइमरी सेल। इसका मतलब होता है द सेल इन विच प्रोडक्ट कैन नॉट बी चार्ज इज कॉल्ड प्राइमरी सेल्स। एग्जांपल डेनियल सेल, मरकरी सेल एंड ड्राई सेल। मींस जो हमारा इसमें प्रोडक्ट बनता है इस सेल में, वो हम वापस से हम जो है उसको वापस से रिएक्टेंट में, मींस जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके हमारा प्रोडक्ट बन गया, उस प्रोडक्ट को वापस से रिएक्टेंट नहीं कर सकते, मींस इरिवर्सिबल होता है। तो उन टाइप्स ऑफ सेल को हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, जो कि आती है हमारी ड्राई सेल, मरकरी सेल एंड डेनियल सेल। सबसे पहले आती है हमारी ड्राई सेल। ड्राई सेल का मतलब होता है हमारा इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड एंड कैथोड इज अ कार्बन एंड रोड। मीन्स जो एक ड्राई सेल होती है उसका मतलब होता है इट कंसिस्ट ऑफ जिंक कंटेनर विच एक्ट एज एनोड एंड कैथोड इज अ कार्बन रोड। मीन्स जो जिंक की रोड होती है वो होती है हमारी एनोड की तरह बिहेव करती है, और जो हमारी कार्बन की रोड होती है वो हमारा कैथोड की तरह बिहेव करती है। सराउंडेड बाय अ पाउडर्ड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन। ये जो हमारी दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं ये सराउंडेड होती है हमारी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एंड कार्बन से जो है सराउंडेड होती हैं। द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय अ मॉइस्चर पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl2। मीन्स हमारा जो इन दोनों के बीच में स्पेस बच जाता है उसको हम फिल कर देते हैं अपना मॉइस्चर पेस्ट बनाकर, NH4Cl का एंड ZnCl2 का पेस्ट बनाकर उन दोनों के बीच में डाल देते हैं। तो इससे हमारी क्या बन जाती है हमारी ड्राई सेल। इसमें जो एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन हमारी होती है। इक्वेशन तो जो है सिंपली हमें याद ही करनी होती है। सो जैसे हमारे जैसे हम फिजिक्स लैब में जाते हैं तो हमारे वहाँ पर मतलब फिजिक्स में क्लास 12th में एक तरीके से ये हमारा एक जो प्रैक्टिकल भी होता है। मीन्स जो हमारी जो सेल्स का होता है ड्राई सेल्स, या इसका एक एक्सपेरिमेंट होता है, उसमें भी हमें कुछ इस तरीके से एक सेल बनानी होती है और उसको मतलब एक तरह से वर्किंग करके दिखानी होती है। मे बी आपके स्कूल में वो वाला मतलब एक्सपेरिमेंट कराया होगा। जिसने वो भी एक्सपेरिमेंट किया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट आता है हमारी मरकरी सेल। इसका मतलब होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ ZnHg एमलगम एज एनोड। द कैथोड इज अ पेस्ट ऑफ मरकरिक ऑक्साइड एंड कार्बन पाउडर। द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH एंड ZnO। मीन्स हमारा कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है, उससे बनती है हमारी एक मरकरी सेल, जिसमें जो रिएक्शन एनोड पर इस तरीके की रिएक्शन होती है और कैथोड पर इस तरीके की रिएक्शन होती है, और जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो हमारी ये बन के आती है। जो उसमें वोल्टेज होती है वो होती है हमारी 1.35, और जो हमारी मरकरी सेल होती है वो क्या होती है, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स लाइफ। मीन जो हमारी इसकी वोल्टेज का डिफरेंस होता है V = 1.35, ये क्या होता है हमारा ड्यूरिंग जितनी भी हमारी मरकरी लाइफ होती है उसकी जो लाइफ होती है ये हमारा कांस्टेंट रहता है। और जो हमारी ड्राई सेल थी उसमें जो V आता है मीन वोल्टेज का डिफरेंस वो आता है 1.5, और ये आता है डिक्रीज विद टाइम। मीन टाइम टू टाइम जो ड्राई सेल है वो खराब होती हो जाती है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ बैटरी आती है हमारी सेकेंडरी बैटरी। जैसे एक तो थी हमारी प्राइमरी बैटरी, सेकंड आ गई सेकेंडरी बैटरी। इसका मतलब होता है द बैटरीज विच इज कैपेबल टू बीइंग चार्ज। एग्जांपल लेड स्टोरेज बैटरी एंड निकल कोडियम बैटरी। मीन्स ऐसी बैटरीज जो कि हम चार्ज कर सकते हैं, जैसे हम अपनी फ़ोन की बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं, तो ऐसी बैटरीज को हम बोलते हैं अपनी सेकेंडरी बैटरी। जैसे सबसे पहले आती है लीड स्टोरेज बैटरी, जो कि हम घर में जैसे इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जो भी उसमें बैटरी लगती है वो होती है हमारी लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ लेड एनोड एंड अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2 एज कैथोड। मीन्स इस तरीके का हमारा इसमें कॉम्बिनेशन होता है। 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4, और 38% सोल्यूशन किसका होता है हमारा H2SO4 का, जो कि हमारा एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट व्हेन बैटरी इज इन यूज। मीन्स जब बैटरी को यूज़ करते हैं तो वो एज अ इलेक्ट्रोलाइट हमारा यूज़ करता है। इस तरीके की हमारी इसमें रिएक्शन होती है। ओवरऑल हमारी ये वाली रिएक्शन होती है। इस तरीके से जो हम अपनी लेड स्टोरेज बैटरी को बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सेल बैटरी आती है वो आती है हमारी फ्यूल सेल। मीन्स जो बैटरी होती है सेल्स होती हैं वो एक ही बात होती है। मीन्स
ये जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है वो होता है हमारा बैटरी। तो फ्यूल सेल का मतलब होता है दे आर गैल्वेनिक सेल्स दैट दे आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी कंजप्शन ऑफ फ्यूल लाइक H2 CH4 मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मींस इस टाइप के केमिकल को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ फ्यूल सेल्स। मतलब इनको इस तरीके से डिजाइन किया होता है। तो इनमें एनोड और कैथोड पर इस तरीके की रिएक्शन होती है और ओवरऑल हमारी ये रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आती है एफिशिएंसी ऑफ सेल। मींस जो एफिशिएंसी है सेल की वो कैसे निकाल सकते हैं, इसमें करते हैं डेल्टा G अपॉन डेल्टा H मींस यूजफुल वर्क अपॉन टोटल वर्क। इन दोनों का रेशो करने के बाद हम निकाल सकते हैं अपनी एफिशिएंसी ऑफ अ सेल। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कोरिजन। इसका मतलब होता है, छोटा सा ये टॉपिक है हमारा, इट इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना इन विच अ मेटल ऑक्साइड्स और अदर सोल्ट ऑफ द मेटल फॉर्म्स अ कोटिंग ऑन अ मेटल सरफेस, एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन कोरिजन का मतलब क्या होता है, ये एक हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना होता है। इसमें क्या होता है, जो मेटल सरफेस होता है वहां पर जो एक सोल्ट जो है वहां पर जम जाता है। मीन्स एक तरह से जो मेटल है, मेटल की जो सरफेस है उस पर एक किसी और चीज की सोल्ट की कोटिंग हो जाती है, जिसकी वजह से जो मेटल है वो भी खराब होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल होता है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन। मीन्स आयरन में जो है हमारा रस्ट लग जाता है, मींस जंग लग जाता है। तो वहां पर क्या होता है, एनोड और कैथोड पर जो रिएक्शन होती है वो हमारी ये रिएक्शन होती है, और जो ओवरऑल रिएक्शन होती है वो हमारी इस तरीके की रिएक्शन होती है। ये आता है हमारा कोरिजन से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है हमारा प्रिवेंशन फ्रॉम कोरिजन। मींस जैसे हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन हो रहा है तो हम कैसे उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें होता है मेटल्स लाइक Mg जिंक एक्स्ट्रा विच कोराइड्स इटसेल्फ बट सेव्स द ऑब्जेक्ट। मींस ये क्या होता है कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। जैसे हमारे जिंक और मैग्नीशियम होते हैं, अगर हम इनकी कोटिंग कर दें मेटल्स पर तो ये क्या करते हैं, अपने आप को मतलब एक तरीके से सरेंडर कर देते हैं, लेकिन जो बैरियर एक तरह से बैरियर का काम करते हैं, मेटल को कोई नुकसान नहीं होने दे, अपने आप ही सारा कुछ कर लेते हैं। तो इनको हम यूज कर सकते हैं एज अ प्रिवेंशन फॉर मेटल्स। सो नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे अभी हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ हमने रूल्स याद किए थे। अगर हम उनको रूल्स को सिंपली समझ लें तो हमें ये वाला जो पार्ट है इसको समझने मतलब करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी रूल्स नहीं समझ में आ रहा है या फिर हमें नहीं याद हो पाए तो हम इनको भी याद कर सकते हैं। जैसे एट कैथोड व्हेन Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca पॉजिटिव, मीन्स अगर हमारे ये वाले आयंस इलेक्ट्रोलाइट में हैं कैथोड की साइड तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, एज अ प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन मिलेगी एट कैथोड। और अगर हमारे सेकंड पॉइंट आता है एट कैथोड व्हेन Cu+2Ag, मतलब हमारे अगर ये वाले आयंस हो तो हमें क्या मिलेगा, हमेशा वी गेट सेम कटायन प्रोडक्ट। मींस जितने भी ये हमारे कटायन है यही हमें एज अ प्रोडक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एट एनोड व्हेन F-SO3-2 NO3-, मींस अगर ये वाले हमारे जो आयंस है ये वाले हमारे हों तो हमें क्या मिलेगा, वी गोट O2 एज अ प्रोडक्ट। मींस हम अगर हमारे ये वाले आयंस है तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें ऑक्सीजन। नेक्स्ट आता है एट एनोड व्हेन Cl-I- और Br-, अगर हमारे ये आयंस हो तो वी गेट Cl2Br2I2। मीन्स अगर हमारे ये वाले आयंस हो एनोड और कैथोड रेस्पेक्टिवली पर तो हमें किस टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमें सिंपली जो आयंस है ये वाले अगर हमें लर्न कर सकते हैं हम इनको तो याद कर लो। मीन्स छोटा सा सिंपल सा रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में से आता है लेकिन आता जरूर है। व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इक्वेशन मिलेगी वहाँ पर और उसमें हमें बताना होगा कि इस तरीके का हमारा रिएक्शन हुई है तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। या तो हम सिंपली अपने रूल्स को याद कर ले या फिर हम इनको डायरेक्ट कि Na पॉजिटिव है तो हमारा क्या बनेगा, H2 बनेगा, और F- है तो हमारा वहाँ पर क्या बनेगा, एक तरह से ऑक्सीजन एनोड पर बनेगा। तो इन दोनों तरीके में से हम कोई सा भी जो भी हमको सिंपल तरीका लगे वो हम सिंपली याद कर सकते हैं। सो दिस इज द रिवीजन ऑफ चैप्टर 3 क्लास 12th केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना, और अभी भी आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है या फिर आपका कोई अलग से क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसको कमेंट डाउन करें या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करें। और यस वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।